कहानी शुरू करने से पहले बस एक टास्क देना चाहूंगा कि अगले 1 घंटे में मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ में मैं चाहता हूं कि आप कहानी को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, क्योंकि अगले 1 घंटे में मैं देखना चाहूंगा कि आप इस कहानी को कितने पॉइंट तक पहुंचाते हो। तो आइए अब बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। पिंपलदरी ब्रांच का शख्स अचानक बीमार पड़ गया था। तब उसकी जगह हेड ऑफिस से किसी ना किसी को तो जाना था। अब यह मुसीबत किसके गले पड़ती है, इस बात पर ऑफिस के हम चारों की पैनी नजर थी। चपरासी साहब के कमरे में गया हुआ था और हम अच्छे से जानते थे कि वो जैसे ही बाहर आएगा, हम चारों में से किसी एक को साहब ने अंदर बुलाया है, ऐसी आवाज देकर बताने वाला था। और सच कहूं तो हम में से किसी को भी वहां जाने की इच्छा नहीं थी। पिंपरदरी एकदम हटकर अलग थलग बसा हुआ गांव था। वहां ना बिजली ना पानी ना कोई जान पहचान थी। वहां जाना मतलब एक तरह का वनवासी था। और तभी चपरासी बाहर आया और ठीक मेरी तरफ देखते हुए बोला, सुनार साहब, आपको साहब ने अंदर बुलाया है। मेरे पीछे बाकी तीनों ने भी किसी अंग्रेजी फिल्म के किसी सीन की नकल की। तीनों ने अपने अंगूठी नीचे कर मुझे इशारा किया और मैं अपना लंबा सा मुंह बनाकर अंदर चला गया। और जो नहीं होना था वही हुआ। 2 बसें बदलकर भरी दोपहरी मैं पिंपलदरी के बस स्टैंड पर उतरा और इस पूरे मामले को लेकर मैं मन ही मन में अपनी किस्मत को कोस रहा था। लाखों गालियां दे रहा था। किसे पता इस वीराने में न जाने कितने दिन तक रुकना पड़ेगा। यहां पहले से ही जो एक आदमी था, उसे वो छुट्टी मिल गई थी जो यहां कभी नहीं मिलती थी। और यह बात साफ थी कि अब वो अपनी बीमारी का पूरा फायदा उठाने वाला था। बस स्टैंड से सीधा मैं ऑफिस गया और 3 दिन का जो अधूरा काम पड़ा था उसे खत्म कर दिया। तब तक कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। आखिरकार 6 बजे जब बाहर का दरवाजा बंद हुआ, तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। वहां के चपरासी से बात करते करते पता चला कि यहां जो आदमी मुझसे पहले था वो अपने गांव चला गया है। उसके घर से कोई उसे लेने आया था। मतलब अब मेरे सामने रहने की जगह का भी सवाल खड़ा हो गया था। खाने का इंतजाम तो किसी मेस या ढाबे में आसानी से हो जाता, लेकिन मैं रहूंगा कहां? यहां होटल वगैरह कुछ भी नहीं था और गांव में किसी से जान पहचान भी नहीं थी। आखिरकार मैंने वहां के चपरासी से पूछा, अरे भाई, मेरे लिए यहां कोई कमरा मिलेगा? चपरासी ने मेरे पास आकर कहा, अरे साहब, आधा गांव ओस पड़ा है, लेकिन आपको तो अच्छी जगह चाहिए होगी है ना। अच्छी से अच्छी किराया तो ऑफिस ही भरने वाला है। वैसी बात नहीं है, अच्छे मतलब टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए और नल ना होगा तो भी चलेगा, लेकिन पानी के लिए कुआं तो हो। कुछ कुछ छोटी बड़ी हवेलियां में रहने की जगह तो है, पर यह सब सुविधाएं नहीं है। मतलब सब कुछ बाहर ही। उसकी बात सुनकर मुझे जैसे घिन आ गई। सब कुछ बाहर, छी छी छी, वैसा नहीं चाहिए भाई। तो साहब जाधव वकील से पूछिए, उनके पास ऐसी कितनी ही हवेलियों की व्यवस्था रहती है। ठीक है, चल मुझे उनका घर दिखा। जाधव वकील उम्मीद से काफी अलग निकले। उन्होंने वकालत काफी पहले ही बंद कर दी थी, लेकिन गांव में आज भी उन्हें सब जाधव वकील इसी नाम से जानते थे। मैंने उनसे मिलकर उन्हें अपनी परेशानी बताई। कुछ सोचकर उन्होंने एक सवाल से आगे की बात शुरू की, आपको यहां कितने दिन तक रहना है? क्या बताऊं? कुछ बता नहीं सकता। मैं तो टेम्परेरी बदली पर आया हूं। हो सकता है 15 दिन या फिर 2 महीने, कुछ कह नहीं सकता। मतलब फैमिली वगैरह तो नहीं लाएंगे ना आप? नो, मैंने उस बारे में सोचा भी नहीं है। ठीक है, जानबूझकर पूछने का कारण यह है कि मैं 1-2 महीने के लिए तो आपको जगह दे सकता हूं, लेकिन वो अकेले आदमी के रहने लायक ही है। क्यों? आसपोस बस्ती वगैरह ठीक नहीं है क्या? आसपोस में बस्ती है ही नहीं। हवेली जरा एक तरफ अलग थलग है, बाकी सब सुविधाएं हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो गांव का सबसे अच्छा बाड़ा है। इस बात पर मैंने सवाल या निशान के साथ पूछा, तो फिर बंद क्यों है? मतलब वहां कोई रहता क्यों नहीं? मैं हर किसी को रहने के लिए वो जगह नहीं देता। और गांव में वैसे भी नए लोग आते ही कितने हैं, इतनी मांग ही नहीं है। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने उन्हें कहा। उन्होंने उस जगह का किराया 15 रुपए बताया। सच कहूं तो यह आंकड़ा मुझे ज्यादा लगा, क्योंकि गांव में से भी कमरे मिल रहे थे। लेकिन ऑफिस पर जो मेरा गुस्सा था, उसी झोंक में मैंने ये महंगी जगह पसंद कर ली। खुद जाधव ही मेरे साथ निकल पड़े। आपके पास दिया लालटेन वगैरह कुछ है? नहीं है, लेकिन कल खरीद लूंगा। आज वक्त ही नहीं मिला। ठीक है,
तब तक के लिए ये मेरे घर की लालटेन ले जाइए, एक दिन इस्तेमाल कीजिए। जब आप खुद के लिए लेंगे तब आराम से लौटा देना, कोई जल्दी नहीं। मेरा सामान लेने के लिए हम जानबूझकर मेरे ऑफिस होकर गए। गांव की सरहद करीब 1.5 मील की थी। अब वहां एक बड़े से पत्थर के मेहराब यानी कमानी के सिवा और कुछ नहीं बचा था। हम उसमें से बाहर निकले और आगे चल दिए। करीब 1 फरलांग चलने के बाद उस हवेली मतलब उस वाड़े का कंपाउंड शुरू हुआ। वाड़े के चारों तरफ एक मजबूत हाथ जितनी काफी मोटी 4 दीवारी थी। दरवाजा भी पुराने जमाने का, अच्छा खासा 1.5 आदमी की ऊंचाई जितना था। अंदर खुला आंगन था। वहां पहले जरूर बाग रहा होगा, लेकिन अब उसमें से सिर्फ बड़े बड़े पेड़ ही बचे थे। बाकी सारी जमीन साफ कर दी गई थी। यह उस पुराने जमाने का बेहतरीन काम था जब पैसे और वक्त की कोई कमी नहीं थी। कोई भी दीवार 2 फुट से कम मोटी नहीं थी। वैसे ही चौड़े चौड़े बीम थे। बरामदे और ओसरी के काम पर भी बेहतरीन नक्काशी काम की हुई थी। बड़े बड़े कमरे, शानदार दरवाजे। उन खाली कमरों में हमारी आवाज भी गूंज रही थी। तभी जाधव वकील ने कहा, पिछले 1 साल से वाड़ा खाली ही था। उससे पहले गांव में नए आए हुए एक तहसीलदार साहब यहां कुछ दिन रहे थे। जाधव जरा देर रुके और फिर बोले उन्होंने यहां से अपना तबादला करवा लिया था। तब मैंने आश्चर्य से पूछा, तबादला करवा लिया मतलब? मुझे ये आपको बताना ही था। जाने से पहले वो मुझसे मिले थे। उनकी वाड़े को लेकर एक छोटी शिकायत थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है, उन्हें भी मैंने पहले ही बता दिया था कि यह जगह एकदम एकांत में और शांत है। असल में मैं कारण जानना चाहता था, इसलिए मैंने अगला सवाल किया, पर वो शिकायत किस बारे में कर रहे थे? जाधव साहब हंस पड़े। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस वाड़े में भूत दिखा। उन्हें लगता था कि इस वाड़े में भूत है। इस बात पर हमारी थोड़ी बहस भी हुई थी, बल्कि यूं कहिए कि झगड़ा ही हो गया था। मैंने मन में ही सोचा कि जाधव ने वकालत का पेशा भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन वकीलों वाले दाव पेच नहीं भूला है। तहसीलदार की बात सच हो या उसमें आधी अधूरी सच्चाई हो, मेरे लिए यह एक साफ चेतावनी थी कि वाड़े में अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जाधव साम पर नहीं होगी, क्योंकि उनके मुताबिक वाड़े में कुछ भी अजीब होना नामुमकिन था। फिर मैंने एक कमरा ले लिया, और मैंने जो कमरा लिया था उसके पीछे मेरी शायद यही सोच थी कि मैं जाधव के सामने डरपोक नहीं दिखना चाहता था, या फिर ऑफिस पर मेरा गुस्सा था। लेकिन यह बात पक्की थी कि मेरे मन में ना उत्सुकता थी ना ही कोई कौतूहल था, क्योंकि मेरा स्वभाव वैसा था ही नहीं। ये तो बस मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, तो यहां मैं खुद से झूठ क्यों बोलूं? सामने वाले बरामदे का एक कमरा जाधव ने मेरे हवाले कर दिया था। बाकी दरवाजों को उन्होंने खुद जांच परख कर ताले लगा दिए। सामने का आंगन मेरे इस्तेमाल के लिए खुला था। एक तरफ कुआं था और कोने में मोरी मतलब नाली मतलब बाथरूम जैसी जगह थी। बाकी सुविधा की बात करें तो वहां की सुविधा और सफाई मन को अच्छी लगी। कमरे को ताला लगाकर मैं भी उनके पीछे बाहर निकल पड़ा। अब मुझे खाने का इंतजाम देखना था और रोजमर्रा की जरूरत का कुछ सामान भी खरीदना था। मैंने चपरासी को अपने साथ ले लिया। जब तक जाधव साथ थे तब तक तो वह चुपचाप पीछे चलता रहा, लेकिन जैसे ही जाधव मुड़कर अपने रास्ते लगे उसका मुंह खुल गया। एकदम से मेरे आगे आकर उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। सोनार साहब, ये बाड़ा ही क्यों पसंद किया आपने? क्यों रे बाबा, गांव में इतनी अच्छी जगह दूसरी मिलेगी क्या? अच्छी जगह का क्या करना है? आपको यहां चैन सुकून तो मिलना चाहिए। देख, अगर तुझे खुद कुछ मालूम हो तो बता। गांव की सुनी सुनाई बातें मुझे मत बताना। तू सच में कुछ जानता भी है। वो चपरा से थोड़ा निराश हो गया। वैसे क्या बताऊंगा साहब मैंने उससे फिर पूछा यही कि यहां कौन रहता था। ये वाड़ा किसका है वो तो तुझे पता होगा ना। चपरासी ने उस वाड़े को देखते हुए कहा, ऐसा कहते हैं कि यह बड़े साहूकार का वाड़ा था, पर साहब मुझे वहां के लोगों की इतनी गहरी जानकारी नहीं है। तो फिर रहने दे, चल मुझे मेज में ले चल और कोई दुकान भी दिखा। और ऐसा कहकर हम आगे चल पड़े। वहीं पर एक मराठा मेज चलाने वाले पाटिल बहुत बातूनी थे, लेकिन आज मुझे कुछ बोलने की सूझ नहीं रही थी।
उनके और बाकी खाना खाने वाले लोगों के बीच गपशप हंसी जाक चल रहा था, जिसे मैं चुपचाप सुन रहा था। गांव में हुई कई बातें मुझे पता नहीं थी और इसलिए उनके बारे में वह जो एक दूसरे पर ताने मार रहे थे, उनमें से कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। और फिर शायद इसीलिए मैं उनकी हंसी में शामिल नहीं हो पा रहा था। खाना वगैरह होने के बाद जब मैं बाड़े पर लौटा तब रात के 9 बज चुके थे। गर्मियों के दिन थे और रात होने के बावजूद सब तरफ जाग सी थी। एक दो आवारा कुत्ते भी मेरे पीछे भौंकते हुए दौड़ पड़े। कुल मिलाकर उस वाड़े तक पहुंचने तक मुझे ज्यादा कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। सुबह के नाश्ते के लिए मैंने कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लिया था और उसकी खुशबू से एक काला कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा था। वाड़े के पास पहुंचकर मुझे लगा आने दो इसे अंदर, आंगन में सो जाएगा, मुझे भी उतनी ही चौकसी रहेगी। मैंने हाथ से एक चुटकी बजाई और उसे अपने पास बुला लिया और वह मेरे पीछे छे अंदर आ गया। कुएं के पास कपड़े धोने का एक बड़ा सा पत्थर था। मैंने अपना सामान उस पर निकाल कर रखा और उसी पत्थर में बने एक छोटे से गड्ढे में मैंने उस कुत्ते के लिए पानी निकाल कर रख दिया। शायद जिंदगी में पहली बार उसे इतनी इज्जत मिली थी। कृतज्ञता दिखाने की उसने इतनी जबरदस्त कोशिश की कि उस बेचारी मूक जानवर पर मुझे सच में तरस आ गया। फिर मैं अपने कमरे में चला गया, लालटेन जलाई, बिस्तर बिछाया और कुएं से ताजा पानी लाकर लोटे में भरकर अपने सिराने रखा और सोते वक्त दरवाजा बस बंद करते हुए एक नजर बाहर देखा तो वो काला कुत्ता बरामदे की सीढ़ी पर ही, जिसमें सिकोड़ कर बड़े आराम से सो गया था। आखिरकार मैं भी अंदर कमरे में सो गया। दिन भर के सफर से मैं बुरी तरह थक चुका था। रात में एकदम गहरी नींद लगी थी। फिर भी जाधव और चपरासी ने वाड़े के बारे में मुझे जो कुछ कहा था वो शायद मन में कहीं ना कहीं पीछे दबा हुआ था, क्योंकि एक दो बार मेरी नींद उचट सी गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं नींद से पूरी तरह जाग गया था, लेकिन कुछ कुछ चीजों की धुंधली सी याद रह गई थी। ऐसा होता है ना कि मन के ख्याल ही रात में सपनों का रूप लेकर सामने खड़े हो जाते हैं और आसपास की कोई असली आवाज भी उस वक्त उस सपने में घुस जाती है। क्योंकि मुझे धुंधला सा याद है कि बीच रात में कभी हवा से कोई दरवाजा या खिड़की खड़खड़ जैसी आवाज कर रही थी और सीढ़ियों पर बैठा वो कुत्ता भी अजीब सी आवाज में रो रहा था। लेकिन मैं जब सुबह जागा तो देखा कि सुबह की धूप कमरे में आ गई है। धूप ने कमरे को और मेरे मन को दोनों को ही रोशन कर दिया था। मैं ताजगी भरे मन से जागा। अनजान कमरा देखकर एक पल के लिए मैं चौंक भी गया। लगा कि मैं कहां आ गया हूं और फिर धीरे धीरे सब कुछ याद आ गया। कमरे से बाहर कदम रखते ही मुझे रात वाले उस कुत्ते की याद आ गई। वो सीढ़ी पर ही मेरा इंतजार करते हुए बैठा था। दिन के उजाले में वो काफी गंदा दिख रहा था, पर उसे भगाने की मेरी कोई इच्छा नहीं हुई। मैं आखिर कितने दिन इस गांव में रहने वाला था। फिर मन में आया कोई बात नहीं, जब तक हूं बेचारा 4 निवाले तो खा लेगा। आज मैं मेस में लगभग सबसे पहले पहुंच गया था। जाहिर है कि पाटिल यानी मेस के मालिक का ध्यान मेरी तरफ चला गया। किस ऑफिस में हूं? मेरी बदली पक्की है क्या? रहने के लिए कहां जगह ली है? ये सारी पूछताछ तो होनी ही थी और हुई भी। जैसे ही मैंने उन्हें कहा, बढ़ गए साहूकार का वाड़ा। उन्होंने एकदम से घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर नजरें चुराकर सामने सड़क की तरफ देखने लगे। मैंने जरा हिम्मत करके पूछा। कल जाधव वकील भी जरा हिचकिचा रहे थे, ऑफिस का चपरासी भी जरा बेचैन था, और अब आप भी मुझे ऐसे टाल रहे हो। आखिर ऐसा है क्या उस वाड़े में? आपको कुछ पता है? पाटिल कुछ देर तक मुझे घूरते रहे और फिर आगे बोले, मुझे पता है, सारे गांव को पता है, लेकिन आपको सारी जानकारी देने वाला एक ही आदमी गांव में मिलेगा। वो उस जमाने में बड़गे के घर में रसोइया था। अब उसने स्टैंड पर चाय की दुकान डाल दी है। शिवराम आचारी नाम है उसका। सब उसे इसी नाम से जानते हैं। आप उससे जाकर पूछिए, वो आपको सब बता देगा। अच्छा, पर क्या वो किसी अजनबी से खुलकर बात करेगा?
शिवराम, अरे उसे चुप कैसे कराया जाए? इसी बात की चिंता गांव वालों को रहती है। वो सब बता देगा। आप बिंदास होकर उसे पूछिए। फिर पाटिल ने काउंटर से जाते वक्त हाथ पर सुपारी रखते हुए कहा, अच्छा, रात में आप खाने पर यही आएंगे ना? मैंने उन्हें हां कहा और इतना बोलकर मैं मेज से बाहर निकल गया। शिवराम आचार्य की चाय की दुकान किसी मेले की दुकान जैसी थी। 3 पार्ट की बनी हुई। अंदर पैर रखना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और इसलिए मैं सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होकर यह सोचने लगा कि मैं आगे क्या करूं। एक जमाना था जब मैंने भी ऐसी दुकानों पर चाय, चिवड़ा और भजिया खाई थी। इन सब पर मजे से हाथ साफ किया था। पर अब वो आदतें छूट गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अंदर जाने वाले ग्राहकों से कोई घिन आ रही थी, पर मेरी खुद की ही अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पास में ही पेड़ के नीचे 2 लड़के कंचे का खेल खेल रहे थे। मैंने उनमें से एक को अपने पास बुलाया और उसे कहा, वहां जाकर उस सामने वाली दुकान के मालिक को 5 मिनट के लिए यहां बुलाया है, ऐसा संदेशा दे दो। और मेरी बात सुनकर वो लड़का सीधे दुकान की तरफ चला गया। उस वक्त दुकान में एक बहुत बड़े स्टोव पर कुछ तला जा रहा था और उसी के पास बैठा एक आदमी वही शिवराम आचार्य निकला। मेरा बुलावा सुनते ही उसने स्टोव धीमा किया, दुकान में किसी को कुछ समझाया और दुकान से बाहर निकलकर वो सीधा मेरी तरफ आ गया। सच कहूं तो उस शिवराम का हुलिया बड़ा घिनौना था। पूरी दोपहर स्टोव के पास बैठने से उसके बदन से पसीने की बूंदें बह रही थी और कंधे पर रखे एक मैले गमछे से वो उसे बार बार पोंछ रहा था। धुएं और तेल की भभक में लगातार बैठने से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसे हल्की हल्की खांसी भी आ रही थी। चेहरे पर भी 4 दिन की बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी थी। मेरे पास आते आते ही उसने एक बीड़ी सुलगा ली थी। मुझसे बात करने से पहले उसने बीड़ी का एक बहुत लंबा कश खींचा और धुआं वैसा का वैसा अंदर जाने दिया। और फिर वो बोला, क्या काम था आपका? और उस पल मेरे मन में एक ख्याल आया कि इस आदमी से बात करूं या नहीं। एक पल को मैंने उसे देखा और फिर सीधे मुद्दे पर आते हुए मैंने कहा, अब मैंने बड़े साहूकार के वाड़े में एक कमरा लिया है। मेरी इस बात का उस पर क्या असर होता है, ये मैं ध्यान से देख रहा था। पर वो जैसा था वो वैसा ही खड़ा रहा। मैंने फिर आगे कहा, अब मराठा मेज के मालिक पाटिल जी कह रहे थे कि आप पहले बड़े साहूकार के यहां नौकरी करते थे। हम था तो आगे बोलो, ऐसे अनजान मत बनिए। उस वाड़े में कुछ तो गड़बड़ है ना, सब कहते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है। अरे मुझे मालूम नहीं होगा तो और किसे होगा? वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही तो हुआ था। फिर अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, आओ दुकान में बैठते हैं। मैंने एक नजर दुकान की तरफ देखा और फिर उसे जवाब दिया, नहीं अभी नहीं। तुम दुकान बंद कब करते हो? 9 बजे। ठीक है, उसी वक्त आ जाना, सब कुछ बता दूंगा। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर मुझे बड़े साहूकार की हकीकत जानने की इतनी उत्सुकता नहीं होती तो मैं इस शिवराम से दोबारा कभी नहीं मिलता। रात के 9 बजे मैं शिवराम से मिला। रात की चांदनी की धोखेबाज रोशनी ने जैसे गांव के बदसूरत चेहरे को ढक दिया था। घर और बंगलों के आकारों के कोने परछाइयों से नरम पड़ गए थे। पूरे गांव पर एक झूठी रहस्यमयी चमक चढ़ गई थी। दिन भर की गांव की अच्छी बुरी बदबू अब कम हो गई थी और बीच बीच में कहीं से किसी चीज की सुगंध की कोई लहर आ रही थी। और ऐसे वक्त में शिवराम के होटल के लकड़ी के तख्ते पर बैठकर मैंने बड़े साहूकार की वो सारी कहानी सुनी। शिवराम की छाती से आती खांसी की घरघराहट, दाढ़ी और बालों में खुरदुरापन फेरती उसकी उंगलियां और मुंह से लगातार धुआं उगलती बीड़ी, वैसे ये सब माहौल के उस रोमांच को कम कर रहे थे। फिर भी ये कहानी मन को जरा छू सी गई और जरा बेचैन भी कर गई। शिवराम मुझे बता रहा था, तात्या बड़गे को गांव में कोई अच्छा नहीं कहता था। पर खैर, वैसे भी कौन से साहूकार को लोग चाहते हैं? साहूकार के पास पैसों के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है। शायद इसीलिए लोगों को उन पर गुस्सा आता है। और जब वही साहूकार वसूली के लिए दरवाजे पर आकर बैठ जाता है
तब तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तात्या ने किसी के गुस्से नाराजगी की परवाह नहीं की और इसलिए उन्होंने अकूत पैसा भी जमा कर लिया था। और फिर एक दिन सुबह सुबह ही दिल का दौराव पड़ने से तात्या ने यह दुनिया छोड़ दी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तात्या ऐसे अचानक नहीं गए होते तो शायद इन घटनाओं ने ऐसा मोड़ ही नहीं लिया होता। खैर, जो भी हो, तात्या चले गए और उनके पीछे घर में सबसे बड़ी उनकी बहन ही बची थी। तात्या की पत्नी के बारे में कहूं तो वो अपनी इकलौती बेटी मीरा को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी और अब वो मीरा 8 साल की थी। तात्या की वो बहन भी विधवा होने के बाद अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए तात्या के पास ही रहने आ गई थी। वैसे उसका बेटा काफी बड़ा था पर उसे समझ बहुत कम थी, मतलब वो दिमागी तौर पर बहुत कमजोर था। वैसे तात्या ने घर की और मीरा की दोनों जिम्मेदारियां अपनी बहन आत्याबाई पर ही सौंप दी थी, जिन्होंने बड़े साहूकार की पत्नी को देखा था। वो बताते थे कि मीरा बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती थी। कद काठी में छोटी सी रंग गेहूं और चेहरा तेज तर्रार था। लेकिन मीरा को सही से संभाला नहीं गया था। वो हमेशा दबीदबी सी और शांत रहती थी। आत्याबाई बड़ी धाकड़ औरत थी। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके आगे जुबान खोल सके। मीरा पर जो जुल्म हो रहा था उसे खुली आंखों से देखने के सिवा बाहर वालों के पास और कोई चारा नहीं था। देहात के गांव का स्कूल, उस स्कूल में वो मुश्किल से वर्नाकुलर फाइनल तक पढ़ी। बस स्कूल के लिए ही वो घर से बाहर निकलती थी, बस उतनी ही। बाकी वक्त वो कभी कभी अपनी उम्र की लड़कियों में घुलती मिलते या खेलते हुए नहीं दिखी मुझे। एक दो बार जो सहेलियां उससे मिलने घर आई थी, वो भी आत्याबाई का गुस्सिल बर्ताव और घर का पूरा माहौल देखकर दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर पाई। और फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। मीरा साड़ी पहनने लगी। उसके साथ साथ उसका वह ममेरा भाई, जिसे हम बाबा कहते थे, वो भी बढ़ रहा था। लेकिन बस शरीर से, अक्ल से नहीं, अक्ल से अधूरा ही था। अब देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसकी मां यानी आत्याबाई को अपनी बेटी की ये कमियां पता नहीं थी, लेकिन वो जानबूझकर उस तरफ आंखें मूंद रही थी। अब होते होते मीरा 18 साल की हो गई। अब भले ही हालात बुरे थे, लेकिन कुदरत अपना बदलाव का काम धीरे धीरे कर रही थी। बिना धूप और रोशनी वाली उस अंधेरी घुटन भरी दुनिया में भी उसके दुबले पतले शरीर पर जवानी की एक धुंधली सी मोहर खिल गई थी। वो बिल्कुल अपने मां जैसे सुंदर थी। कुछ पल के लिए तो वो किसी को मद्दोश कर जाते थे, पर कोई फायदा नहीं था। आत्याबाई के मन में वो शादी का ख्याल कब आया, ये किसी को नहीं पता चला। लेकिन एक दिन रसोई में जब घर के गुरुजी, मतलब वो पंडित जी, पूजा कर रहे थे, तब मेरे कानों पर 2-4 सवाल जवाब पड़े थे। उससे मुझे समझ आया कि आत्याबाई का इरादा मीरा की शादी अपने उसी बेटे बाबा से करवाने का है। बिना कोई शोर शराबा किए कानूनी तौर पर मीरा की सारी जायदाद हड़पने का ये गजब का तरीका उसने ढूंढ निकाला था। अब यह भी पता नहीं था कि मीरा के कानों तक उसकी आने वाली जिंदगी के बारे में रचे जा रहे ये मंसूबे पहुंचते भी थे या नहीं, और अगर कहूं कि पहुंचते भी होंगे तो भी उसे इस बारे में क्या लगता था, यह भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि उसकी एक भी ऐसी खास भरोसे वाली सहेली नहीं बची थी कि जिससे वो बात कर सके। वो वाड़ा छोड़कर 4 पल के लिए अपना मन हल्का करने के लिए जाने लायक गांव में कोई जगह भी नहीं थी। उसे उसके हक समझाने वाला भी कोई नहीं था। और वो पंडित, वो उपाध्याय, वो तो साहूकार के अनाज के एहसान तले दबा हुआ था। उसने झट से कहा, मां, मेरे फुफेरे भाई बहनों में शादी हो सकती है, और इसका एक सुविधाजनक सबूत भी निकाल दिया। वो बाबा के कानों पर भी ये बातें पड़ी होगी। मुझे एक सुबह साफ साफ याद है, बाबा खाना खाने बैठा था और हमेशा की तरह आत्याबाई उसके पास बैठकर उसे पूछ परख कर रही थी। मीरा किसी काम से रसोई में आई और आत्याबाई ने उसे नमक या चटनी जैसा कुछ परोसने के लिए कहा, और फिर जैसे ही वो बाबा की थाली परोसने के लिए नीचे झुकी, बाबा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया
और मुंह का निवाला वैसा का वैसा रखकर वो अजीब आवाज में बोला, अब तू मेरी दुल्हन बनेगी। अब तू मेरे मीरा, मीरा तू मेरी दुल्हन बनेगी। अब तू मेरी दुल्हन बनेगी। मीरा, मीरा तू मेरी दुल्हन बनेगी। और वो सुनते ही मीरा के हाथ से कांच का कटोरा फर्श पर गिर पड़ा और खल जैसी आवाज कर टूट गया। मीरा घबरा कर पीछे हट गई और छी मूर्ख कही का ऐसा कहकर उसने बाबा के हाथ से अपना हाथ जोर से छुड़ा लिया और वैसे ही वो पीछे जाने लगी। उस पल उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। मैंने खुद देखा था। तब आत्याबाई चिल्ला उठी और बाबा को चिल्लाने लगी, क्योंकि उस वक्त आत्याबाई को इस बात का पूरा ख्याल था कि रसोई में नौकर चाकर घूम रहे हैं और वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बात की भनक लगे। तब बाबा भी लाड भरे बिगड़े अंदाज में बोल पड़ा, क्या तूने ही तो कहा था कि मेरी शादी उससे होने वाली है? फिर क्या? एक दबी हुई सिसकी लेकर मीरा तेजी से वहां से चली गई और उस दिन के बाद से अबाई बाबा का खाना बीच वाले कमरे में लगवाने लगी। लेकिन वहां भी उन्होंने मीरा को एकद बार परोसने के लिए बुलाया था, ऐसा मैंने सुना था। सच झूठ पता नहीं, लेकिन किसी भी चीज की परवाह किए बिना उस्त्वाकांक्षी औरत ने शादी का ताना बाना तो बुन ही लिया। गांव में उल्टी सीधी बातें हुई, लेकिन कौन अजनबी उनके बीच में पड़कर या उनका विरोध करके खामखा अपने गले मुसीबत डालने का काम करता। बाबा की असली औकात सबको पता थी। फिर भी क्या पता शायद मीरा को यह बात पसंद हो। ऐसी लीपापोती करके लोगों ने अपने चुपते हुए जमीर को चुप करा लिया। इस पूरे समय में मैं वाड़े में ही काम कर रहा था। संगीत, पहले ही मीरा बहुत कम नीचे आया करती थी, अब तो उसका अपने कमरे से बाहर दिखना भी मुश्किल हो गया था। एक बार मुझे वो छत पर अकेली खड़ी दिखाई दी थी। उसका वह मुरझाया हुआ, वो उदास चेहरा देखकर मेरे मन में दया भर आती थी। लेकिन मैं ठहरा नौकर आदमी क्या बोलता, और अगर आत्याबाई के कानों तक ये बात पहुंचती तो मेरी तो रोजी रोटी ही चली जाती ना। मैं तो बस मन ही मन में कुढ़ता रहा और आखिर में लाचार होकर चुप बैठ गया। मीरा के घबराए हुए मन में कैसे कैसे ख्याल चल रहे होंगे ये कोई नहीं जानता था। अभी इस सब से छूटने की उसने एक कमजोर सी कोशिश की थी। एक दोपहर आबाई सो रही है, यह देखकर वो चुपके से वाड़े से बाहर निकली। लेकिन उसकी बदकिस्मती ठीक उसी वक्त उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। बाबा उसका वाड़े से बाहर निकलना और बाबा का सड़क से घर की तरफ आना ये एक ही वक्त पर हुआ। सड़क पर उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए असल में वहां क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। बस इतना पता है कि मिराज जोर जोर से चिल्लाई और भागती लड़खड़ाती बाड़े में वापस चली गई और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर घबरा कर छुप गई। उसके पीछे पीछे मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन ऐसा कुछ चिल्लाता हुआ बाबा भी वाड़े में घुस गया और मीरा को ढूंढने लगा। सारे लोग, मतलब घर के सारे सारे नौकर जाकर आंगन में इकट्ठा हो गए। बहुत बड़ा हंगामा हुआ और आखिर में आत्याबाई ने बाबा को जैसे तैसे शांत किया। उस वक्त आत्याबाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन मीरा इस घटना से बहुत घबराई हुई थी, जैसे वो किसी दहशत में हो। उसे एकदम से जोर का बुखार चढ़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि दिखावे के लिए ही सही आत्याबाई को डॉक्टर को घर बुलाना ही पड़ा। जहां तक हो सके आत्याबाई खुद ही मीरा के पास रहने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे भी मीरा के कमरे में दूध, कॉफी, छाछ ऐसा कुछ ना कुछ देने के लिए दिन में कई बार चक्कर लगाना पड़ता ही था। और मैं तब देखता था कि मीरा बस दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप पड़ी रहती थी। आत्याबाई ने चालाकी से जो घर में हमेशा आने वाले डॉक्टर थे उन्हें नहीं बुलाया था। गांव में एक नया सरकारी डॉक्टर तबादला होकर आया था, वही उनके घर आ रहा था। उसका नाम मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो एक नौजवान था और अच्छे स्वभाव का था। मैंने खुद देखा कि मीरा को उस बीमारी से ठीक करने के लिए उसने बेहिसाब मेहनत की। वो बच्ची मीरा तो जैसे जिंदगी के आखिरी छोर तक पहुंच गई थी, जहां शायद उसकी जान अटकी हुई थी
और वहां से वो डॉक्टर उसे वापस खींच लाया था। अब हमदर्दी के लिए वो तरसती मीरा और उसे धीरज देने वाला, उसकी लगातार परवाह करने वाला जवान डॉक्टर, किसी को कुछ शक होता, उससे पहले ही उन दोनों की हमदर्दी प्यार में बदल गई। कुछ दिन के लिए ही सही, मीरा की सताई हुई जान को बड़ा सुकून मिला होगा। उसके मुरझाए हुए गालों पर थोड़ी सी लाली आ गई थी। उसकी बुझी हुई आंखों में हमें थोड़ी चमक दिखाई देने लगी थी। सहमे हुए होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी फैल गई थी। लेकिन शातिर आत्याबाई की नजरों से यह बात कब तक छुपी रहती। वो ये सब देख रही थी कि इसी प्यार की उम्मीद पर, इसी प्यार के सहारे मीरा तेजी से ठीक हो रही थी, और इसलिए तब तक उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। और फिर एक दिन उसने अपना दाव चला। उस दिन मीरा के कमरे में वो आत्याबाई, बाबा, डॉक्टर और मीरा, बस इतने ही लोग थे। अचानक मीरा जोर जोर से चीखने लगी। तब मुझे डॉक्टर और आत्याबाई की बीच बीच में ऊंची आवाज में बातें सुनाई दे रही थी। इतना सब कुछ याद तो नहीं, लेकिन पुलिस लड़की को अकेला पाकर जबरदस्ती इज्जत आबरू नुकसान, ऐसे ही कुछ आत्याबाई डॉक्टर को धमकाते हुए बोल रही थी। और फिर मैंने देखा पत्थर जैसे सख्त चेहरे के साथ डॉक्टर घर से बाहर निकल गया। वो दोबारा उस वाड़े में कभी नहीं आया। तूफान में टूटकर गिरी हुई बेल की तरह मीरा एक ही दिन में काली पड़ गई, अचानक से मुरझासी सी गई। मेरे साथी वो सभी लोग लाचार होकर ये सब होते हुए देख रहे थे। डॉक्टर को अपनी इज्जत और नौकरी की फिक्र थी। उसे भी तो अपना पेट पालना था। दोष भी कौन किसको देता। सबके अपने अपने कांच के घर थे। अघन का मुहूर्त तो निकल गया था। अब आत्याबाई ने वैशाख जेठ में बाबा की शादी निपटाने की ठान ली, और उसके लिए वो कुछ लोगों के सामने ये बात बोलने भी लगी थी। मेरा मेरा हक्का बक्का होकर अपनी बिखरती हुई जिंदगी को देख रही थी। लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा था। बीच बीच में मुझे मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई पड़ जाती थी, और उससे मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं सका और ना ही कुछ कर सका। चैत्र का महीना खत्म हुआ, वैशाख शुरू हुआ। बाड़े में रंग रोगन शुरू हो गया था, और एक सुबह मीरा अचानक कहीं गायब हो गई। बहुत भागदौड़ मची। गांव में, गांव के आसपास हर जगह ढूंढा गया, और फिर आखिर में यह मामला पुलिस के हाथ में देना पड़ा। उन्होंने घर भर में कसकर तलाशी ली, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। ना कोई खून खराबा, ना कोई चिट्ठी, कुछ भी नहीं। एक रत्ती भर भी निशान नहीं मिला। उसके सारे कपड़े कमरे में वैसे के वैसे थे। वाड़े के बाहर भी उसे किसी ने आते जाते नहीं देखा था। आखिरकार लाचार होकर सबको सबसे भयानक ख्याल के बारे में सोचना ही पड़ा कुएं में। उस कुएं में गोताखोरों को उतारा गया, और फिर कुछ ही देर में कुएं से मीरा की लाश मिली। उसने आखिरकार अपना रास्ता चुन लिया था। बाबा आत्याबाई का बेटा पहले ही आधा पागल था। उसकी सीधी साधी हरकतें भी आम इंसान के समझ के बाहर थी। अब कौन बता सकता है कि कुएं से धीरे धीरे ऊपर लाई गई उस मीरा की लाश को देखकर उसके उस आधे अधूरे दिमाग में क्या उथल पुथल मची होगी। लेकिन सच कहूं तो उस दिन के बाद बाबा बदल गया। उस दिन से वो एकदम अलग हो गया था। वो वक्त बेवक्त खुद से ही बातें करने लगा। कम से कम सब लोग ऐसे ही समझते थे कि वो खुद से बातें कर रहा है। एक बार मैंने उससे मजाक में पूछ लिया, बाबा आजकल किससे इतनी बातें करते रहते हो? उसने बड़ी सहजता से कहा था, मेरी दुल्हन से, मीरा से। वो मेरी दुल्हन बनने वाली है ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तब मैं आगे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मैं वहीं रुक गया, क्योंकि बाबा में उतनी समझ होगी भी या नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे बाबा का वह जवाब और उसका खुद से बातें करना, वो दोनों ही पसंद नहीं आया। घर में एक और इंसान था जो बेचैन था, और वो थी आत्या भाई। मीरा की खुदकुशी की वजह से घर के इस मामले का पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया था। लोगों का मुंह बंद कराते कराते हत्याबाई की हालत खराब हो गई थी, और उस पर अब ये नई मुसीबत आ गई थी। मैंने देखा कि आत्याबाई अब बाबा पर लगातार नजर रखने लगी थी,
क्योंकि उसकी बड़बड़ाहट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। दूसरे नौकर चाकर भी इस वजह से बेचैन रहने लगे थे। उन्हें बार बार मीरा की याद आना अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन मैंने बाबा को कुएं के आसपास खुद से बड़बड़ाते हुए घूमते देखा, तब मुझे यकीन हो गया कि अब ये लक्षण ठीक नहीं लग रहे। एक दिन मैं रसोई की खिड़की से देख रहा था। मुझे बाहर का सब कुछ साफ दिख रहा था और सुनाई भी दे रहा था। पहले बाबा अनमाने ढंग से चबूतरे की सीढ़ी पर खड़ा था। फिर वो धीरे धीरे आंगन में आया, लेकिन उसकी नजर लगातार कुएं की मुंडेर पर टिकी हुई थी, जैसे कि वहां उसे कोई दिख रहा हो। वो कुएं के चक्कर काटता हुआ जैसे जैसे करीब जाने लगा। भागकर मैं आत्याबाई को बुला लाया। वो दौड़ती हुई आंगन में आ गई और बाबा का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाने लगी। लेकिन तब तब वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। वो तब भी कुएं की मुंडेर की तरफ उंगली दिखाकर आत्याबाई को कुछ बता रहा था। आखिरकार जैसे तैसे आत्याबाई ने उसे समझा बुझाकर शांत किया और उसे घर के अंदर ले आई। जब वो आत्याबाई खिड़की के पास से गुजरी, तब मैंने देखा था उनका चेहरा भी पसीने से तरबतर था। डर से रंग उड़कर काला पड़ गया था, जैसे उसे भी वहां कुछ दिखाई दिया हो। बाबा की बेचैनी कम होने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब तो वो लगातार खुद से बड़बड़ाहट करने लगा था। आत्या भाई आसपास नहीं है, ये देखकर मैंने एक दो बार बाबा के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की थी। लेकिन वहां मैंने जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके बारे में मेरा जो कुतूहल था वो एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि मुझे बाबा की आधी गुस्सेल आधी लड़खड़ाती आवाज में कुछ ऐसा सुनाई दिया था, कुएं में क्यों, घर में क्यों नहीं। और फिर मुझे पानी से डर लगता है। कुआं कितना गहरा है, पानी कैसा हरा ठंडा है, नहीं, क्या मैं पानी में नहीं गिरूंगा? सच में नहीं। इसके बाद मैंने फिर कभी उसकी बातें सुनने की कोशिश भी नहीं की। सप्तमी के 7वें दिन का मुहूर्त आत्याबाई ने तय तो किया था, पर वो सब तो वो कब की भूल चुकी थी। तो फिर बाबा को उसकी याद किसने और कब दिलाई? क्योंकि उस दिन वो खाना खाते खाते अचानक बोला था। उसने कहा था कि कल मेरी शादी होगी, है ना? और आत्याबाई ने उसे झिड़कते हुए कहा था कि कुछ भी बकवास मत कर, बाबा चल खाना खत्म कर। पर वो बार बार यही बात पूछ रहा था, बताना कल ही है ना मेरी शादी। आत्याबाई उसे समझा रही थी कि अभी कोई शादी वादी नहीं है, बाबा तू अपना खाना खत्म कर। पर बाबा बार बार वही बात पूछ रहा था। कैसे नहीं, मीरा तो कह रही थी कि कल हमारी शादी होगी। और तब आत्याबाई जोर से चिल्ला उठी। उसने चिल्लाकर कहा, बाबा बस कर, नहीं तो बहुत मारूंगी। बाबा चुप तो हो गया, पर उसके दिमाग में और कुछ चल रहा था। वो अपने आसपास में ही हंस रहा था, बार बार बाहर देख रहा था, अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। और फिर सप्तमी का वो 7वां दिन आया। 8 बजे से पहले कभी ना जागने वाला बाबा आज सुबह से ही नीचे आकर बैठ गया था। मैंने उससे पूछा भी था कि बाबा आप अभी से क्यों नीचे आकर बैठ गए हो? बाबा ने तब गर्दन हिलाकर और आंखों को गोल गोल घुमाकर मुझे कहा था, क्यों, आज हमारी शादी नहीं है क्या? और उसकी वो बात सुनकर मैं एकदम से चुप हो गया। फिर उससे आगे जो कुछ भी हुआ वो अचानक और सबके आंखों के सामने हुआ। सुबह 7 बजे के करीब बाबा, आत्याबाई, मैं और एक और औरत, हम सब रसोई में ही थे। बाबा बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था और बेचैन हो रहा था। बाबा ने अचानक चीख कर कहा, हां आया। वो इतनी जोर से और अचानक चीखा कि एक पल के लिए सब हक्के वक्के होकर अपनी अपनी जगह पर जम गए। और फिर देखते ही देखते बाबा दौड़ता हुआ बाहर चला गया। वो आंगन में गया और सीधा कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। आत्याबाई खिड़की से वो देखकर चीखने लगी, उसे पुकारने लगी, बाबा बाबा कहने लगी। लेकिन बाबा का ध्यान अब और कहीं नहीं था। मेरी नजर भी कुएं पर टिकी थी और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा, ऐसा वहम हुआ कि कुएं के बीच में मुंडेर से 2 हाथ दूर एक धुंधली सी आकृति खड़ी है और हाथ आगे बढ़ाकर बाबा को आगे आने का इशारा कर रही है।
बाबा ने एक पैर आगे बढ़ाया और उसकी चीख पूरी होने से पहले ही उसके पानी में गिरने की आवाज सुनाई दी। आध्या भाई दरवाजे से बरामदे के रास्ते आंगन में उतर पाती, उससे पहले ही मैं रसोई की खिड़की से कूदकर कुएं तक पहुंच चुका था। मैंने वहां जाकर देखा, पानी में अभी भी जोर की हलचल थी, और जब मैं नीचे झांक कर देख रहा था तब पानी में गहराई से कुछ देर तक बुलबुले आ रहे थे। लेकिन जब तक आत्याबाई कुएं तक पहुंचते तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। मैं दौड़ता दौड़ता गया और गोताखोर को लेकर आ गया। हत्या भाई ने तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। आज के मुहूर्त पर उन्होंने सोचा क्या था और हो क्या गया था। अब सच कहूं तो उनका स्वभाव ऐसा नहीं था कि किसी को उनसे हमदर्दी हो, पर फिर भी उनकी हालत पर मुझे तरस आ रहा था। गोदाखोर वो तो आते ही तुरंत रस्सी से नीचे उतर गया, एक लंबी सांस लेकर पानी में गायब हो गया। पहली बार में जब वो ऊपर आया तब उसने ऊपर देखकर हाथ से कुछ नहीं ऐसा इशारा किया और वो वापस पानी के अंदर चला गया। लगातार 3-4 डुबकियां लगाने के बाद उसने जरा सांस ली, क्योंकि अब तक उसको समझ आ गया था कि बाबा अब मदद की हद से बहुत पार जा चुका होगा। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उसने बाबा को ऊपर निकाला, पर ऐसा करने में उसे बहुत ज्यादा वक्त लगा। बाद में रसोई में उसे चाय देते वक्त वो गोताखोर मुझे खुद बोला पत्थर की किसी दरार में ऐसा बुरी तरह फंसा हुआ था कि खींचने पर भी छूट नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर की तरफ से किसी ने उसे जोर से जकड़ कर पकड़ रखा हो। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ नहीं भूल सका। फिर क्या होना था, सब सत्यानाश हो गया। और क्या आत्याबाई तो एक रात भी वहां गुजारने को तैयार नहीं थी। लेकिन 12वें-13वें तक मेहमानों और रिश्तेदारों ने उसे जैसे तैसे रोक कर रखा और उसके ठीक अगले दिन वो काशी यात्रा पर चली गई। अब वो शायद वही होगी। बाबा की शादी करनी थी उन्हें उस बेवकूफ के गले में खून से बंधी गाय जैसी उस बेचारी लड़की को बांधना था। लेकिन अब किसी को दोष देकर क्या फायदा, बस वो मीरा का नाम लेकर उसे कोसती रहती थी। और आपने पूछा ना कि मैंने नौकरी कब छोड़ी। अरे साहब, जब पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो कैसी नौकरी और कैसा काम। उसके बाद मैं बस घर बैठ गया और फिर ये दुकान खोल ली। मैं शिवराम की सारी बातें शांति से सुन रहा था और फिर मैंने उससे सवाल किया, और दुकान के लिए पैसे आत्याबाई ने ही दिए। और कौन देता वैसे, वो इतनी दयावान तो नहीं थी, हाथ से फूटी कौड़ी तक नहीं छूटती थी। लेकिन सारे के सारे नौकर जाकर कान्हा फूंसी करने लगे थे। माली ने तो साफ कहा था, मैं पुलिस में जाकर सब बता दूंगा। और तब कहीं कहीं जाकर आत्याबाई ने सबको 2000 रुपए दिए। ठीक है, बस इतना ही था। बाकी आप 1-2 महीना आते रहिए दुकान पर। अच्छा साहब, नमस्कार, चलता हूं। काफी वक्त हो गया है। शिवराम की वो पूरी कहानी सुनने के बाद मैं भी शिवराम से विदा लेकर वाड़े पर जाने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। दिन भर की गर्मी अब कम हो गई थी, थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी थी। सच कहूं तो मेरे बदन पर बीच बीच में हल्का सा कांटा आ रहा था। मैंने बढ़ गए साहूकार के वाड़े का रास्ता पकड़ा। मेरे दिमाग में अभी अभी सुनी हुई वो अजीब कहानी लगातार घूम रही थी। इंसान का मन भी कैसा होता है ना। इतनी देर जो माहौल शांत लग रहा था, वही मुझे अब अचानक वीरान सा लगने लगा था। मन में ख्याल आया कि अच्छा होता अगर ये वाड़ा इतना अलग थलग ना होता। यही सब सोचते सोचते मैं वाड़े के पास पहुंच भी गया। कल रात वाला वो काला कुत्ता सीढ़ी पर ही मेरा इंतजार करते बैठा था। मुझे देखते ही उसने पूंछ हिलाकर पहचान दिखाई। ये कुत्ता इतना काला था कि वो किसी परछाई जैसा, अंधेरे के किसी टुकड़े जैसा दिख रहा था। छी, ऐसा ख्याल ठीक नहीं है, मैंने मन में सोचा और वाड़े का वो बड़ा सा दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा किसी गहरे तालाब के पानी की तरह भरा हुआ था। ना जाने क्यों मेरा ध्यान सबसे पहले उस कुएं की तरफ गया और फिर दाहिनी तरफ की उस काली पड़ू की खिड़की की तरफ। यही वो रसोई की खिड़की है
यहीं से वो बाबा को ये सब सोचना मुझे बंद करना होगा। और ऐसा सोचकर मैं अपने कमरे में चला गया। मेरा नया काला दोस्त वो कुत्ता मेरे पीछे ही आ गया। मैंने उसे खाने के लिए कुछ निकाल कर रख दिया। पानी की बाल्टी थोड़ी सी भरी थी और तब मेरे मन में एक ख्याल आया, अब कुएं पर जाना होगा। ऐसा नहीं था कि मैं डरपोक था या इन बातों पर विश्वास करता था, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस वक्त कुएं पर जाने का बहुत ज्यादा आलस आ रहा था। आखिरकार मैंने वो काम अगले दिन पर टाल दिया। कपड़े बदले, हाथ पैर धोए और बिस्तर बिछा लिया, पर किसी भी तरह मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहीं पढ़ा था कि अगर नींद ना आए तो आंखों के सामने एक बड़ा सा खेत लाना चाहिए, उसमें भेड़ों का एक बड़ा सा झुंड लाना चाहिए और एक कल्पना करनी चाहिए कि उसमें से एक एक भेड़ 2 पट्टियों वाले फाटक के ऊपर से छलांग लगाकर कूदकर दूसरी तरफ जा रही है, और ऐसा करते हुए उन भेड़ों को गिनना चाहिए 1 2 3 4। मैंने भी वो प्रयोग करके देखा 100 200 तक, और शायद इसी बीच मुझे नींद भी लग गई और उसी नींद में मुझे कोई सपना आया होगा, क्योंकि अब वो भेड़े फाटक से कूद तो रही थी पर दूसरी तरफ कोई खेत नहीं था। वो एक के बाद एक एक गहरे कुएं में गिर रही थी। उसकी एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं हड़बड़ाकर जाग गया। उस पल मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैंने अपने आसपास नजर घुमाई। चांद की रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। इतनी रोशनी की घड़ी भी साफ दिखाई दे रही थी। उस वक्त रात के 2:03 थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। इतनी खामोश रात मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। बारीक से बारीक आवाज भी इस गहरे सन्नाटे में उभर कर मुझे सुनाई दे रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल कान लगाकर कुछ सुन रहा हूं, पर क्या, किस तरह की आवाज, कौन सी आवाज, मैं किस चीज का इंतजार कर रहा था? छाते में धड़कने तेज हो रही थी। 5 सेकंड गुजरे, 10-15, और बाहर से अचानक एक बहुत ही अजीब आवाज आई। इतनी अचानक कि मुड़कर बिस्तर पर बैठ गया। कुत्ते ने भी जोर जोर से गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया था। मुझे वो आवाज और वो वाड़ा और वो रात सब कुछ एकदम बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं तेजी से बिस्तर से उठा, टॉर्च ली, एक चादर बगल में दबाई और कमरे का दरवाजा धाड़ से खुलकर बाहर आ गया। आंगन में मैं जल्दी जल्दी से आगे आगे जा रहा था। आखिरी के 10 से 15 कदम तो मैं दौड़ कर ही भागा, क्योंकि तब मुझे कुएं के मुंडर पर कुछ दिखा था, कुछ काला सा, कुछ हिलता हुआ। अब वो मेरे साथ आया हुआ वही काला कुत्ता था या कुछ और था, मैं ये देखने के चक्कर में ही नहीं पड़ा। रात के बचे वो 2 घंटे मैंने बाहर पहरेदार की चौकी पर बैठकर गुजारे। 4:05 थोड़ी हलचल शुरू हुई, और जब अच्छा खासा उजाला हो गया तब मैं वाड़े में वापस चला आया। सामान बांधते वक्त मुझे बस एक ही बात खटक रही थी कि सुबह से मुझे वो काला कुत्ता कहीं दिखा नहीं था। 2-3 बार मैंने उसे आवाज देकर भी देखा, और आखिर में मैंने वो ख्याल छोड़ दिया। मन में कहा कि इस वाड़े में आने जाने के बहुत रास्ते हैं। मैंने महीने भर का किराया पहले ही भर दिया था, लेकिन मैं वो पूरा महीना बाहर कहीं और ही रहा। किस्मत से महीने भर में ही मेरा तबादला होकर मैं वापस हेड ऑफिस चला गया। चाबी वापस लेते वक्त जाधव वकील की आंखों में एक खामोश सवाल उभर आया था, और उसके जवाब में मैंने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना भी नहीं चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी के लेखक मराठी के जाने माने लेखक नारायण धारप हैं, और कहानी का नाम है पिंपलधरी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और कहानी को लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिए। आज मैं देखूंगा कि आप इस कहानी को कितनी ज्यादा हाइप करते हैं और कितने ज्यादा पॉइंट तक पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।